देखिए, जैसा आपने कहा, जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए, मतलब या तो अमेरिका आधिकारिक पुष्टि करे कि हाँ हमारा कोई पायलट है, तब तक इस विषय के ऊपर कोई आधिकारिक टिप्पणी देना उचित नहीं है। परंतु यदि ऐसी कोई बात है तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत खतरनाक हो सकती है। चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए, खतरनाक ईरान के लिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? याद करिए, जब अभिनंदन वहां पर गए तो वो सबको वो वीडियो अवेलेबल है कि जब पाकिस्तान के उनका नाम शायद अयाज बयान भी आ गया है। ईरानी दावे पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान आ चुका है। हमारा कोई प्लेन नहीं गिरा, ये अमेरिका का कहना है। तो अमेरिका इससे साफ इनकार कर रहा है। ठीक है। हाँ। अब देखिए, हम इसलिए बात कहना चाहते हैं, ये जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर, जो इस्लामिक वर्ल्ड था, उसमें दो प्रकार के कंट्रीज थे। एक जिन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, दुबई, जद्दा, कतर, ओमान, बहरीन और कुछ हद तक सऊदी अरब। दूसरे देश वो थे जो हथियार बनाने की होड़ में थे। इराक, ईरान, सीरिया। इराक ने 1981 में एटम बम बनाने का प्रयास किया, जिसे इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सीरिया 2007 में पहुंच गया था एटम बम बनाने के कगार पे, इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान 2010 में बहुत नजदीक पहुंच गया था, और बड़ी फेमस घटना, जनरल दयाल साहब को पता होगा कि एक कंप्यूटर वायरस उनके सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उनका पूरा रिएक्टर जो था तबाह कर दिया गया। आज लड़ाई इस्लामिक वर्ल्ड में यह है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ मिडिल ईस्ट जाएगा या उस लड़ाई की तरफ जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसके अलावा सिर्फ एक ही और देश था जिसने एटम बम बनाने का प्रयास किया और वो सफल हो गया, वो पाकिस्तान। क्योंकि हमारी सरकारें उस समय वो हिम्मत नहीं जुटा पाई जो 1983 में पूरी जानकारी इजराइल ने दी थी कि कहोटा के रिएक्टर को बम्बार्डिंग की जा सकती थी। जैसे आज आप कल्पना करिए इराक के पास न्यूक्लियर वॉरहेड होता, आप कल्पना करिए सीरिया के पास होता, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के पास हो गया होता, तो क्या हालत होते। आज जो लोग बोल रहे हैं, तेल के लाले नहीं पड़े होते, जान के लाले पड़े होते। और जहां तक पाषाण युग की पहुंचाने की बात है, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इन कंट्रीज ने मिलकर हमेशा अपने ही दूसरे देश को दबाया है। सद्दाम हुसैन ने 1991 में कुवैत पे कब्जा किया, दूसरे को नहीं किया। आज ईरान के अंदर जो लड़ाई है वो हिजबुल्लाह और हमास। अब एक और बात लोग भूल जाते हैं, इसको यहूदी वर्सेस मुस्लिम करने लगते हैं। हमास ने सत्ता किससे ली? PLO से। 2001 में जब स्वायत्तता का अधिकार उस गाजा स्ट्रिप के ऊपर दे दिया, शायद इस्साक शमीर थे उस समय इजराइल के प्रेसिडेंट, तो चुनाव कौन जीत के आया? हमास। फिर 22 साल तक चुनाव ही नहीं कराया हमास ने, 2023 तक कोई चुनाव नहीं कराया, तो उसने PLO से कब्जा लिया। अब आइए, यमन में कौन लड़ रहा है? हूती लड़ रहे हैं अरब के लड़ाकों के साथ। यानी सीधी सीधी बात है, ये इस्लामिक वर्ल्ड की एक ऐसी लड़ाई है जहां एक तरफ हथियार ये है कि डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ हथियार है न्यूक्लियर हथियार। अब इसमें दुर्भाग्यवश अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व की तरफ के देश आकर फंस गए, जिसमें भारत भी है। पर भारत सबसे बेहतर स्थिति में चल रहा है, सबसे निर्णायक स्थिति में। और अंत में एक और बात कह दूं, सिर्फ भारत ही के एक मुसलमान ऐसे हैं जो इस बार माह रमजान में और ईद शांति से मना पाए हैं, वरना जिसको वो अपना आलमे मुकाम कहते थे, वहां पे तो जान सांसत में बनी हुई थी। तो इसलिए अगर मार्क टेली ने कहा था कि मुस्लिम्स आर इंडिया आर द लकीएस्ट, तो वो आज इस क्षण भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस पर चर्चा आगे लिए चलेंगे, लेकिन सीधे एक बार प्रणय का रुख करते हैं। प्रणय टेलीविजन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ईरान का दावा है, तस्नीम एजेंसी है उनका कोई, जो दावा कर रहा है, न्यूज आउटलेट जो ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी पायलट को हमने बंधक बनाया है ईरान ने, वहीं अमेरिका सीधा इनकार कर रहा है। प्रणय, देखिए अंजना, कोई पहला मौका नहीं है। IRGC की तरफ से अमेरिका का लड़ाकू विमान, F-35 लड़ाकू विमान, कभी F-16 लड़ाकू विमान गिराने का दावा पहले भी बार हुआ है, और साथ ही अमेरिकी पायलट को बंधक बनाने की खबरें भी आई हैं। तस्नीम वो न्यूज एजेंसी है जिसका सीधा संबंध IRGC से है, यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड से है। हालांकि जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है उसने कहा है कि करीब आधा दर्जन बाद इस तरीके के दावे IRGC कर चुका है, लेकिन हमारे सारे जो ऑल एयरक्राफ्ट्स आर अकाउंटेड फॉर, ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है। यदि अमेरिका का कोई पायलट इस समय बंधक है तो फिर निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की ही जाएगी उस चीज को लेकर। और जैसा IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके तमाम अपने पायलट को छुड़ाने की जो कोशिशें हैं उनको भी हमने नाकाम कर दिया है। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां देखने को मिल रही है। जैसा आपने भी ठीक कहा कि इस समय नैरेटिव की भी लड़ाई चल रही है
दोनों में से कौन अपनी ताकत ज्यादा दिखा पाता है, किसने किसको चित किया, किसने किसके कितने हथियार गिराए, किसने किसको किस चाल में शह दी और कहां मात दी, ये भी इस बिसात के ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। और अब इस तरह की बातें अब धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, लेकिन जब अमेरिका डिनाई कर रहा है, और अमेरिका ऐसा देश तो हो नहीं सकता कि अगर एक पायलट उनका बंधक बना लिया जाएगा, इस खबर को तो कोई दबा नहीं पाएगा उसके बाद। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना बड़ा हो जाएगा कि इससे पहले हमने देखा था आईआरजीसी ने बीते दिन अपने हैंडल से पोस्ट किया था पुराना वीडियो जब अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया गया था। तो एक तरह से एक जो जिसको कहते हैं ना कि आप कैसे एक नैरेटिव वॉर को छेड़ रहे हैं, उसी का हिस्सा लगे। दांव पे लगती है। ठीक है, तो वीडियो जारी कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल जल्दी से अंजना, एक पिक्चर जो है वो आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर लड़ाकू विमान का जो टेल पोर्शन होता है उसका पिक्चर उन्होंने जारी किया है, और ये दावा किया है कि देखिए ये एयरक्राफ्ट है जिसको हमने मार गिराया है, जिसका एक टुकड़ा हमारे पास मौजूद है, और चूंकि वो यूरोप में जो यूरो कमांड है अमेरिका की एयरफोर्स की उसमें तैनात लड़ाकू विमान है। ये दावा अब ईरान की तरफ से किया गया है। स्वाभाविक रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, और इसलिए उनके यहाँ पर इस तरीके की खबर को छुपाना तो संभव नहीं है। अमेरिका की तरफ से आने वाले आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। अभी तो सेंट्रल कमांड ने जो है सोशल मीडिया पोस्ट करके इन दावों को खारिज किया है, लेकिन निश्चित रूप से पेंटागन की जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये सवाल होंगे, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल होंगे। जी बिल्कुल। जनरल दयाल, जल्दी से आपका इस पर रिएक्शन, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों पर के पास जाऊंगी। देखिए अंजना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉर का पार्ट है, और इसी में दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसी तरह से जो ईरान कर सकता है वो इस तरह से गुमराह कर सकता है। मेरा मानना यह है कि अमेरिकन जो लॉसेज हैं उनको हाइड करना, कंसील करना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए, बिकॉज आखिर बेसिस जो है वो अगर गल्फ कंट्रीज में है तो यहां दुनिया भर के लोग देखते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन निकलती है। ईरान में कितना नुकसान हो रहा है एक्चुअली उसका किसी को एक्चुअल अंदाजा नहीं है, क्योंकि वहां से खबर जो है वो बहुत छन छन के निकल, मतलब जिसको छलनी की तरह छान छान के निकालते हैं। बिल्कुल, वहां तो के वीडियोस भी कम ही आ रहे हैं, विध्वंस जो होगा वो तो दिखेगा। इस्फहान और ऐसे जगहों पर जहां जहां अटैक हुआ है, वो पुल का जो वीडियो है वो सब दिखा दीजिए जिसे तोड़ा गया है। सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उनके सारे प्लेन सुरक्षित है, कोई प्लेन नहीं गिरा है, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बात तो मतलब ये सेटबैक ही होगा ना, अगर बाद में पता चलता है कि प्लेन ही नहीं गिरा है, और यहाँ पर तो तंसिम एजेंसी का कहना है कि तस्नीम का कि बंधक तक पायलट को बना लिया है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम हमारे पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो ये है कि तस्नीम न्यूज में एहतिमाल कहा है, प्रोबेबिलिटी कहा है, नहीं कहा है कि बंधक बना लिया गया है। मेरे पास इस वक्त तस्नीम न्यूज मेरे सामने खुली हुई है। जहां तक अमेरिका के एसेट्स को मारने की बात है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की मार्च 27 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अप टू $2.9 बिलियन के मिलिट्री एसेट्स को ईरान अभी तक मार के गिरा चुका है। अप टू 2.9 बिलियन। ये सेम चीज कवर होती है ईडी न्यूज में, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है कि ईरान ने अभी तक कहां कहां मारा है, उनके कितने सेंसर्स को डिस्ट्रॉय किया है, एवाक्स को डिस्ट्रॉय किया है, F-35 को डिस्ट्रॉय किया है, उनके कितने ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये एक इंसिडेंट जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, इसको ज्यादा डिस्कस करके इसकी रेलेवेंस इतनी है। और जो पायलट के बारे में बयान किया जा रहा है वो ये है कि ईरान के ऑफिशियल न्यूज चैनल पे ये अनाउंसमेंट हुआ है कि उसने इजेक्ट किया है, और लोगों को कहा गया है कि अगर कोई आपको पायलट मिले तो वो पायलट की आपकी जिम्मेदारी है कि मिलिट्री को हैंड ओवर कर दें। ये डेवलपमेंट्स अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है, जैसी फाइनल स्टेज और कंफर्मेशन न्यूज आएगी तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पैनलिस्ट थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे कि दुनिया के अंदर जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जो है कुछ देश जो है बहुत डेवलप हो रहे हैं। तो उनको मैं ये बता दूं कि ईरान की साइंटिफिक ग्रोथ कितनी है। वो बता दूं कि ईरान इस वक्त नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ईरान की जो साइंटिफिक रिसर्च है वो दुनिया में 11th रैंकिंग करती है। जो साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ईरान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती है। जो पुल जिसको एक वॉर क्राइम के जरिए से गिराया गया था, अल बुर्ज, उसको किसी फॉरेन कंपनी ने नहीं बनाया था, बल्कि ईरान के
खुद ईरान के इंजीनियर्स ने बनाया था। ईरान के ही एक लेडी इंजीनियर है जिन्होंने ईरान में एक पुल बनाया है जो दुनिया में शानदार है, कि जिस पुल को उन्होंने पूरे पार्क में तब्दील कर दिया है। तो जहां पर ये टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ईरान तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मेडिकल हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हर फील्ड में कई टाइम्स दूसरों से ईरान पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, उन्हीं पर आपकी टिप्पणी है। जसदीप सिंह साहब, जल्दी से, आप चेयरमैन हैं सिख फॉर ट्रंप फाउंडेशन के, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाषाण युग में हम भेज देंगे ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब बीच बीच में वो सीज फायर की भी बात करते हैं, लेकिन अब वो हॉर्मुज हो कह रहे हैं नेटो देशों को खुद ही खुलवाओ, एशियन कंट्रीज को कह रहे हैं तुम्हारा तेल जाता है तुम खुलवाओ। तो ये क्या है, मतलब ये कब तक और कहां तक? जसदीप जी देखिए, जो अभी सबसे लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच आई थी, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि 2-1 हफ्ते ये वॉर और चलेगी। और इसमें जैसे उन्होंने कहा है कि ईरान को उन्होंने एक स्टोन एज में भेजना है। मेरे हिसाब से तो स्टोन एज में ईरान जा चुका है। और ये जो खबरें आ रही हैं भाई अमेरिका में अभी पीछे हट जाएंगे या अमेरिका, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि अमेरिका का कल्चर है कि वो शुरू से ही, आज वर्ल्ड वॉर 1 से आप ले लें, अमेरिका हमेशा ही वॉर में रहा है। मुझे 40 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, और मैंने जब से देख रहा हूं कि अमेरिका वॉर मोड में ही रहता है। आज वर्ल्ड वॉर 1 में हम 2 साल लड़े, वर्ल्ड वॉर 2 में हम 4 साल लड़े, एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं वापस आप ही के पास लौटूंगी। एक तो सबसे पहले जो अभी जैदी साहब भी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ ईरान से अब्बास जाफरी जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताई थी वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, जो उनका सरकारी चैनल है, उसने एक पूरे इलाके की बात की है और कहा है कि ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही, ईरान भी और अमेरिका भी, अपने मिसिंग 2 अमेरिकन पायलट्स को आज सुबह से ढूंढ रहे हैं। ये पोस्ट शब्दशः हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस इलाके में उन्होंने पॉइंट आउट किया है और लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग एक रीजन में जहां ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर रहे हैं अमेरिकन पायलट्स को आज सुबह से। और ये जो अमेरिका का ये पोस्ट है कि हमारे सारे जहाज सुरक्षित हैं, वो बीते दिन का पोस्ट है जब उन्होंने F-15 को लेकर, आपको दिखा होगा कल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था F-15 और शाहिद ड्रोन के डॉग फाइट का, तो उस पर अमेरिका ने कल ये रिएक्शन दिया था कि उनके सारे विमान सुरक्षित है, उनका कोई विमान नहीं गिरा है। तो अभी आज की इस घटना पर, आज के इस दावे पर अमेरिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो सरकारी चैनल है ईरान का, वो ये कह रहा है कि इस इलाके में आज सुबह से ईरान और अमेरिका अपने 2 मिसिंग पायलट्स को, इसको अगर आप इस फुल स्क्रीन दिखा दें क्योंकि पोस्ट का एक हिस्सा लोगों में छिप जा रहा है, उन्होंने लिखा है 2, ये देखिए, #2 अमेरिकन पायलट्स सिंस दिस मॉर्निंग। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर इस दम में, इस आरोप में दम है कि वाकई जैसा कि तस्निम ग्रुप का ये दावा है कि शायद इन अमेरिकन पायलट को बंधक बनाया गया है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी। अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का ये दावा है। जसदीप जी, आपको भी इसी पर अब बोलना चाहिए क्योंकि ये स्थिति तो थोड़ी गंभीर रूप लेता हुआ दिख रहा है, और ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि ईरान फाइट बैक कर रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर भी, जैसे उन्होंने ये ऐलान किया उसके बाद भी ईरान ने जबरदस्त इजराइल पर हमला किया। जसदीप जी जी बिल्कुल, ये ईरान का आप देख रहे हैं, एक जो हारे हुई जो रिजीम होती है, ये छटपटाहट उनकी आ रही है। अब 11,000 अटैक हो चुके हैं, हजारों सॉल्टीज पूरे दिन में हो रही हैं, और उसमें अगर एक दावा आ भी गया कि अभी कोई अमेरिका के 2 पायलट वहां पे गिर गए हैं। मैं आपको यही बता रहा था कि अमेरिकन कल्चर जो है, ये अमेरिका का जो कल्चर है, ये वॉर मोड में रहता है। इन्हें ये इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये 19-19 साल, 18-18 साल जंग लड़के आए हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये जो आप खबरें सुन रहे हैं कि अमेरिका में लोग खिलाफ हो चुके हैं, ये सिर्फ एक, जैसे भारत में आपका विपक्ष जो है वो यही चाहता है कि मोदी जी के खिलाफ है तो भले भारत उसमें हार जाए, मोदी जी के हम एक बार बेइज्जती कर दें, चाहे भारत उसमें हार जाए। वो यहाँ की विपक्ष का भी हाल है कि ये लोग चाहते हैं कि बस ट्रंप हारे, इसके पीछे भले अमेरिका भी हार जाए। लेकिन मेजॉरिटी जो अमेरिका के लोग हैं ये वॉर के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं, और ये जो ईरान के साथ अभी वॉर चल रही है, ये मैं समझता हूँ कि जायज वॉर है, क्योंकि ईरान का आज आप देखिए कि इतने में ही उन्होंने पूरे अपने इलाके का क्या हाल कर दिया। कल को ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होते
तो उन्होंने अपने इन भाई देशों का, जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका क्या हाल करना था। आज वो यूएई को कहते हैं, दुबई को कहते हैं, कतर को कहते हैं कि आपके पास अमेरिकन बेसेस हैं, आप इसलिए हम आप पे अटैक कर रहे हैं। अगर अमेरिकन बेसिस हैं तो आप बेसिस पे अटैक करें ना, आप बुर्ज खलीफा पे क्यों अटैक कर रहे हैं, आप दुबई के एयरपोर्ट पे क्यों अटैक कर रहे हैं। ये एक छटपहाट में चले गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जाफरी जी जवाब दीजिए इसका, फिर मैं आ रही हूं। उनका सिग्नल बीच बीच में फ्रीज कर जाता है, अभी थोड़ी स्थिति वहां ठीक नहीं है तेहरान में। जाफरी जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोले जल्दी बोले। हाँ देखें, मुझे दोबारा ये अमेरिकन सिविलाइजेशन की पस्ती और उनका यानी मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, ये नहीं। थोड़ी चलिए एक बार फिर से उनको कनेक्ट कीजिए, तब तक अभय दुबे जी और पूर्णिमा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर अब ये खबर बहुत बड़ी हो रही है, एक तो अगर ये वाकई स्थिति जो है गंभीर है 2 अमेरिकन पायलट्स को लेकर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इजेक्ट किया लेकिन उसके बाद से उनको ढूंढा जा रहा है, बताएं। मैं पहली प्रतिक्रिया तो इन सज्जनों ने जो प्रतिपक्षी दलों के लिए कहा भारत के कि मोदी की खिलाफत, तो क्या जसदीप जी को जो क्रिस्टोफर लैंडाउ ने रायसीना डायलॉग में कहा है, आप अमेरिका में बैठकर उसका समर्थन करते हैं? वो कहता है भारत को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्या ट्रंप साहब कह रहे हैं, जो हमारा ब्रिक्स का कन्वेंशन था और उसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स बैंक के समर्थन में अगर हमारी अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स नेशन का सम्मेलन है उसमें प्रस्ताव मत लाइएगा। क्या जो हम म्यूचुअल करेंसी में ट्रेड करने की बात ब्रिक्स के नेशन कर रहे हैं तो ट्रंप साहब उसकी खिलाफत करते हैं? क्या आप वहां पर बैठकर उसका समर्थन करते हैं? हम क्यों ना कहें, हमारा नेतृत्व कहां दिखा भी आपको? अभी आज तक ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री रैलियों में हैं और हमारे देश के नागरिक कतार में खड़े हुए। ट्रंप साहब ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बयान दिया? अरे भारत का हित पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। उसका कारण है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट का एलपीजी का 90% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। 50 लाख बैरल हम पर डे कंज्यूम करते हैं क्रूड ऑयल, तो 30 लाख बैरल हमारा उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, पर्शियन गल्फ से आता है। तो हमारे हितों का क्या होगा? आप ये कहते हैं, हम हमारे नेतृत्व से पूछना चाहते हैं। हमारा ना तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व उन्होंने बढ़ाया, जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व उन्होंने बनाए थे, विशाखापट्टनम में, पादूर में और बेंगलुरु में। उसके बाद 2 का प्रस्ताव लाया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। जब किसी विषय पर उन्होंने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रखा तो यह हमारा दायित्व है कि हमको देश की जनता ने इसका दायित्व दिया है। और पाषाण युग में पहुंचाने की बात अगर ट्रंप साहब कर रहे हैं तो ये तो उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कार्यक्रम ईरान का, उसको खत्म करूंगा। अब वो खुद कभी कहते हैं आधे घंटे में युद्ध समाप्त कर दूंगा। इसका आशय क्या है? पूरा विश्व समझता है कि वो एटॉमिक वेपन को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो क्या दुनिया के लिए अच्छा है? कहां है हमारे, हम कहते हैं हमारे विश्व गुरु, विश्व के चेले, और वो भी अकेले कहां है? बताइए ना। निगोशिएट करना चाहिए था। आज भारत एकमात्र इस स्थिति में था क्योंकि इजराइल से भी अच्छे संबंध, अमेरिका से भी अच्छे संबंध, ईरान से भी अच्छे संबंध, लेकिन हमको या तो धोखे में रखा हमारे प्रधानमंत्री को। अभय जी क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि तीनों से अच्छे संबंध बनाए। मैं वही कह रहा हूं, सुनिए ना आगे की बात। अभी आपने कह दिया, सुनिए ना, ये भी यही कहते हैं। आप हम क्या कह रहे हैं? हाँ। लेकिन एक जो गलती की प्रधानमंत्री जी ने, हाँ, कि वहां इजराइल में जाकर युद्ध के 36 घंटे पहले कह दिया कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं आज की परिस्थिति में एंड बियॉन्ड दैट। वो पूरे विश्व ने उसको उसी दृष्टिकोण से लिया। और हमारे जो ऑल वेदर आई था रशिया, देमेत्री पास्को कहती है फॉल्स इक्विवेलेंस पर कि पाकिस्तान और भारत एक जैसे। क्रेमलिन नोट रशिया का कहता है कि हमारे इस साउथ एशिया में सबसे अच्छा पार्टनर पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष को डॉक्टर पूर्णिमा, अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा आलोचक होंगे तो अमेरिका में तो होंगे, लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी उनकी सबसे बड़ी आलोचक बन गई है। और कई लोग भारत में भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस युद्ध की जरूरत थी। मैं चाहती हूं कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दें। और जो जसदीप जी कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भारत के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वो ट्रेड डील में यूनिलेटरली उन्होंने कह दिया आप हमारे किसानों का हित हुआ, तो इसलिए कहेंगे जो भी भारतवंशी भारत भक्त होगा वो ये बात कहेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, उनकी बिना पर हम ये कहते हैं। तो जसदीप जी भारत भक्त नहीं है? नहीं तो कहां दिखाए बताइए? जो भारत, मैं कह रहा हूं ना, ये भारत। अच्छा बताइए, हम अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास 2 नोट पड़े।
जब ओबामा साहब की सरकार थी, हिलेरी क्लिंटन के सामने हमने स्टूडियो का फायदा मत उठाए। एक सेकंड में सवाल, दो अवसर थे, एक मिनट सुन लीजिए। दो अवसर थे जब अमेरिका ने आज कह रहा है कि ईरान से ऑयल मत लो, रशिया से मत लो। हमारे समय 2012 में दो अवसर थे। हमने हिलेरी क्लिंटन के सामने यह कहा, भारत के विदेश मंत्री ने, कि यूनाइटेड नेशंस तय करता है कि कौन से देश पर प्रतिबंध होगा, कोई दूसरे देश। ये क्लिंटन बगल में बैठी है और वो कह रही है कि इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट बाय पेट्रोल फ्रॉम ईरान। हमारा ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये देख लीजिए एमईए की, चलिए इसमें स्पष्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा अपने साथ जसदीप जी, लेकिन चूंकि आप पर उन्होंने डायरेक्टली बोला था, मैं चाहती हूँ आप रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद मैं बिल्कुल इन्हें ये कहना चाहूंगा कि मुझे इनसे भारत से प्रेम होने का या भारत के साथ में खड़े होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल भारत के लिए, हम यहाँ पे जितने एनआरआईज हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा दिल और जान भारत के साथ ही रहता है। पर आपको इतना बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के नहीं है। उन्होंने अमेरिका की हित की बातें करनी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारी जो अभी सरकार है, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से ये काम की है। आप लोगों का तो यही है कि अगर मोदी जी अगर अफसोस करते खोमेनी के किलिंग पे तो आप कहते क्यों कर दिया, अगर नहीं करते तो आप कहते क्यों नहीं किया। तो एक स्टैंड तो ऑपोजिशन का है नहीं। इस समय में जब मुश्किल की घड़ी है, आप सरकार के साथ खड़े हो, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग तो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि भले हम इस वक्त ये देखें कि किस तरह से हम अपनी सरकार को नीचे गिराएं और इसे जो है, भले ही भारत भी उसमें, भारत की भी छवि खराब हो जाए, पर आपका ये जो रवैया है ये इस वक्त ठीक नहीं है। हमें जब भी संकट आता है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि किस तरह ऑपोजिशन यही चाहती थी कि भारत किसी तरीके से ये हार जाए, और उसके बाद में एक खुशी जाहिर की जाती थी कि भारत की कितने विमान गिरे, क्या हुआ। डॉक्टर पूर्णिमा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना भाई कि आप मतलब जो आर्मी चीफ है, यूएस आर्मी चीफ, उनको ऐसे वक्त पर हटाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका, क्या कर रहे हैं पीट हेगसेथ और डोनाल्ड? ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है और ये जरूरत थी, क्योंकि जब कमांडर इन चीफ से अलाइन नहीं कर रहे हैं आर्मी चीफ, तो उनको ये चीज, ये एक्शन लेना पड़ा है मजबूरी में। दिस इज नॉट अ जोक, एक्चुअली बहुत सीरियसली ये काम हुआ है और इतनी स्विफ्टली हुआ है कि जो ट्रम्प करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे देश में कमांडर इन चीफ लीड करता है वॉर को, और पीट हेगसेथ उनका दायित्व है। अगर उनके साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं और वो भी इन द मिडल ऑफ द वॉर, इट्स अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, और उसके लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। और मैं इसको बिल्कुल जायज मानती हूँ, क्योंकि अब ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गई है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर में तब्दीली। जनरल दयाल एग्री नहीं करते मतलब कि आपके सिस्टम में एक आदमी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, वो इतने डिसलॉयल थे, मतलब आपने मैकार्थर कर दिया, मतलब आपने पैटर्न कर दिया। आप मैकार्थर स्टोरी पढ़ी होगी आपने ना, मतलब क्या किया उन्होंने क्या किया। अगर मान लो, एक मिनट, अगर मान लो एक आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लॉजिकली बात कर रहा है कि आप ईरान के अंदर ग्राउंड में जाके मत फंसिए और आप जो है बहुत लंबे दौर तक फंस जाएंगे, तो वो मतलब आपकी विद्रोह कर रहा है। अरे वो प्रोफेशनल है, उसकी एडवाइस ना मान के एक चीफ ऑफ दी, एक आपका प्रेसिडेंट है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलते हैं या ऐसे, पर वो कई बार करते हैं। छोटा सा जवाब फिर मैं, आप एक प्रोफेशनल सोल्जर को ह्यूमिलेट करने कितना मॉरल इंपैक्ट होएगा आपके फोर्सेस पे। मैकार्थर जब आया था पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गई थी। व्हेन मैकार्थर वाज सैक्ड, अमेरिका क्राइड। उसमें ये प्रमोशन को लेके इन्हें हटाया गया है, जो नीचे से जो दो जर्नल्स जो और इनकी प्रमोशन, अरे जो वाइस चीफ थे वो उस पे विवाद था। और आपकी बात, अगर आपके सेना में आज आप हैं और आपकी सेना में आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, डिफेंस में अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उससे लेके वॉर लड़ेंगे। डेफिनेटली बात मानने की नहीं है, बात एडवाइस की है। आप अगर मेरे साथ नहीं चल रहे, किसी मीडिया में नहीं आया कि उन्होंने नहीं मानी बात। देखिए बात सुनिए, एक वाइस, एक आपके सेक्रेटरी ऑफ, देखिए एक आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, एक मिनट, आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का वाइस चीफ जो है वो बड़ी है, बड़ी है।
आप कौन सा अच्छा नहीं, आप कौन सा मीडिया यहाँ पे सब तरफ आ चुका है? चीफ ने नहीं मानी। नहीं, पोस्टिंग को लेकर ही खबर जितनी हर जगह आ रही है वो यही आ रही है, पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर, अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर। नहीं, ये जनरल दयाल ने जो बात कही मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। प्रोफेशनल एडवाइस न मानने का नुकसान होता है। जैसे 26/11 हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने कहा था कि हम एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, मगर मनमोहन सिंह सरकार बैकटैक आ गई थी। बैरक ओबामा ने भी अपनी किताब में लिखा है कि तीनों इंडियन आर्म फोर्सेज उस समय तैयार थी एक्शन लेने के लिए, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने निर्णय नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। और जनरल थेमैया ने जिस समय कहा था कि चाइना हमारे अंदर आ रहा है, मगर नेहरू ने नहीं माना था, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बात सही है कि ईमानदारी से जो प्रोफेशनल एडवाइस कहे वो खबर आ रही है अमेरिका में फ्रॉड की निगरानी करेंगे जेडी वैंस। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को जिम्मेदारी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ऐलान कर रहे हैं। दरअसल एक पोस्ट है जो हम आपको पढ़ के बताना चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज नाउ इन चार्ज ऑफ फ्रॉड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कह रहे हैं कि फ्रॉड जो करेगा उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की है। ये मैसिव परवेसिव एक जॉब है, मतलब ये चारों तरफ उनको देखना होगा, चारों तरफ ये देखना होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं, वी विल कॉल हिम द फ्रॉड जार एंड हिज फोकस विल बी एवरीवेयर। उनको फ्रॉड जार कहा जाएगा और उनका फोकस चारों तरफ रहेगा। ऐसा लगता है कि अब शाम का पहर है तो सुबह हो गई है अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप जाग गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक सेंटेंस पूरा कर ले और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि इनको खोजने की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो युद्ध के बीच अमेरिका में फ्रॉड ढूंढने की बात अब ट्रंप कर रहे हैं, तो ये दिलचस्प है। चलिए उससे पहले आपको ये भी बता दें कि नीचे ये खबर जो चल रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इसे अपराध बताया है कि आप पाषाण युग में जो भेजने की यूएस धमकी दे रहा है। तो एक बार जाफरी साहब और सुधांशु जी को दिखा दीजिए मेरे साथ। जाफरी साहब, एक सिंपल सा सवाल है आपसे। आप बार बार ये कहते हैं कि भाई ईरान फाइट बैक कर रहा है, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान डिडंट चूज दिस वॉर। लेकिन ईरान ने ये तो चूज किया है ना। उसके दो फैसले मैं बताती हूं बस आपको, आप उसको डिफेंड करके दिखा दीजिएगा। एक फैसला हमास, हूती और हिजबुल्लाह को पालने का। ये तीनों आतंकी संगठन है। हमारी पाकिस्तान से क्या परेशानी है? लश्कर, जैश, जितने आतंकी संगठन है यही तो परेशानी है, इसलिए तो हम युद्ध लड़ते हैं उसके खिलाफ, है ना। तो फिर ऐसे आतंकी संगठनों का पालने का उसका फैसला, क्या उसका हट उसको नहीं ले डूबेगा? क्योंकि इजराइल या तो आतंकी हमले झेलता रहे या फिर फाइट बैक करे, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, खाड़ी के देशों पर हमला, हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बना देना, ये दो फैसले आप जस्टिफाई करके दिखाइए ना। अभी कहेगा अमेरिकी टारगेट्स पर, तो भाई अरामको ऑयल रिफाइनरी में कौन सा अमेरिकी सैनिक रह रहा था? कौन रह रहा था वहां पर जो वहां पर अटैक किया? जी। और अब वो कह रहे हैं कि अपराध है अगर पाषाण युग में बोलने की बात करें। बोले। देखें, सबसे पहले तो ये कि जो हम लोग एक ऐसे मॉरल डेक्लिनेशन की दुनिया में रह रहे हैं जहां पर एक कंट्री का प्रेसिडेंट एक वॉर क्राइम करता है अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल लॉज, एक सिविलियन ब्रिज को मार के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको टोक रही हूं, आयतुल्लाह अली खामेनेई कई बार लिख चुके हैं, आज भी उनका एक्स पर पोस्ट है कि इज डेथ टू इजराइल, इजराइल को मिटा देना है। क्या किसी देश के खिलाफ बोलना आप वाकई कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराध है? क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई के एक्स पोस्ट में आज भी ऐसे पोस्ट मौजूद है जहां उन्होंने डेथ टू इजराइल, इजराइल को मिटा देना कहा था। जी अंजना जी, मैं जवाब दे दूं। आपने 4 सवाल पूछ लिए और मुझे जवाब देने दीजिए, पूरा जवाब दे दूं, फिर आप उसके बाद उसको काउंटर करिएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप काउंटर करिएगा। मेरे सवाल जो आपने किया उसका जवाब दे दीजिए। ये टाइम देंगे, बोलिए। क्योंकि आपके सवाल की लिस्ट बढ़ती जाती है, फिर उतना वक्त नहीं होता है कि तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। अभी मैं सबसे लास्ट वाले सवाल से आपके शुरू करता हूं। डेथ टू इजराइल जो आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है, इसका मतलब क्या है? डज इट मीन डेथ टू द ज्यूज इन इजराइल? आयतुल्लाह खामेनेई का वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस है जहां पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि डेथ टू इजराइल का या इजराइल का एंड का मतलब क्या है। उनकी नजर ये है कि इजराइल एक ऑक्यूपेशन फोर्स है और जो पैलेस्टीनियंस, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, मुस्लिम्स हो, जो ओनर्स ऑफ द लैंड हैं, वो पैलेस्टाइन में रिटर्न करें और पैलेस्टाइन में रिटर्न करने के बाद उनका रेफरेंडम हो और वो खुद मिलके चूज करें कि कैसी कंट्री उनको चाहिए। और जो ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं वो इजराइल
खत्म हो, एक नया मुल्क ऐसा बने जो हम जिस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़के आजाद हुए हैं उसी तरीके से पैलेस्टाइन को आजाद होना चाहिए। इसको कहते हैं एंड ऑफ इजराइल, यानी एक ऐसा मुल्क जो स्वतंत्र हो और वहां के लोग मिल के डिसाइड करें और जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, मुस्लिम्स हो। ये नैम की मीटिंग में नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको इंडिया ने लीड किया था उसकी मीटिंग में आयतुल्लाह खामेनेई की स्पीच है जिसका वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया कि एंड ऑफ इजराइल का मतलब क्या है, पहला सवाल। दूसरी चीज आपने कही कि हुसीस और या हमास के सिलसिले में या हिजबुल्लाह के सिलसिले में, मेरा आपसे सवाल ये है क्या हिजबुल्लाह को इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है? इंडिया को क्यों घसीट रहे हैं इस डिबेट में? इंडिया को क्यों घसीट रहे हैं? जी, इंडिया को क्यों घसीट रहे हैं आप? भारत की विदेश नीति आप चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति आपके हिसाब से बने? मैं आपसे सिंपल, हर टेररिस्ट और हमास का नाम तो प्रधानमंत्री ने जाके इजराइल की संसद में लिया है, और हम भारत क्यों नहीं कर रहा? और हम तो यूएन में करते रहे, 90 से करते रहे, हमास में 91 से यूएन के अंदर बिल्कुल को बिल्कुल दुनिया भर में ईरान को ऐसे भी बंद आंखों से मत डिफेंड कीजिए ना कि मुश्किल पड़ जाए आपके लिए। मतलब अभी आप कह रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान कह रहे हैं कि पाषाण युग में भेजने की बात जो है वो युद्ध अपराध है, और आप डेथ टू इजराइल समझाने लगे कि डेथ टू इजराइल तो बड़ी ऊंची सोच थी। मतलब एक डिफेंड करने का भी एक नीति होनी चाहिए। जल्दी से एक बार सुधांशु जी जवाब दे दें, उनकी बात का जवाब दे दें। एक सेकंड सुधांशु जी, नहीं मैं उनकी बात का जवाब दे दें फिर आपकी बात का जवाब देना जरूरी। जो 26/11 का जिक्र किया, जो सरकार नरवणे की किताब से डर जाए वो क्या साहस करेगी मुझे बताइए। अंजना जी ये बहुत उनकी बात पर। देखिए जो अभी आपने कहा, जो हमारे ईरान से विशेषज्ञ बैठे हुए हैं साहब, आपने कहा कि एक ऑक्यूपाइड लैंड है फिलिस्तीन। अभी ईरान कहता है कि वो 6000 साल पुरानी सभ्यता है। तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जब ईरान अपने को 6000 साल पुरानी सभ्यता कहता है, 6000 साल पहले वहां किसका कब्जा था? फिलिस्तीन का, यहूदियों का? अब्राहम इज़ाक के जमाने में, when Moses was moving from Egypt to Judea 10th century before the temple of Solomon, कौन था साहब? अगर आप अपने को कहते हैं हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है, मगर इजराइल जो है वो 47 के पहले की चीज को न माने। और अगर आप 47 से पीछे जाएंगे तो फिर तिब्बत पे चाइना का कब्जा कैसा है, फिर यूएसएसआर ने जिन जगहों पे कब्जा किया वो कैसा है, वो बहुत सारी चीजें। आज फिर तो पाकिस्तान का क्रिएशन ही अपने आप में ऑक्यूपाइड लैंड हो जाएगा। इसलिए उस विषय को छोड़िए। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, समस्या क्या है? हम लोगों ने जब होश संभाला अंजना जी, तो ईरान इराक की 10 साल की लड़ाई देखी है। ईरान इराक लड़ रहे थे, उसमें कहीं अमेरिका नहीं था। और इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर 1981 में जब इजराइल ने उड़ाया, अमेरिका को नहीं पता था। जनरल दयाल को पता होगा, जब रोनाल्ड रीगन को बताया गया तो रोनाल्ड रीगन का पहला रिएक्शन था व्हाट, वो शॉक्ड हुए। फिर उन्होंने कहा बॉयज विल बी बॉयज। मगर जो लोग इंटेलिजेंस की चीजों में रुचि रखते हैं उन्हें पता होगा कि इराक के उस रिएक्टर के बारे में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मोसाद को किसने दी थी? ईरान ने दी थी, क्योंकि उस समय ईरान ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर इराक एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो इसलिए साहब ये आपसी इंटरेस्ट की लड़ाई है। इसको जब आप मजहबी मुलम्मा पहनाने का प्रयास करते हैं तब यह समस्या आने की बात करती है। इजराइल एनपीटी का सिग्नेटरी क्या? ईरान तो है। ईरान ने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है। आईएईए की निगरानी पूछिए आप। इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था? आप वही मैं याद दिला रहा हूं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकते। देखिए भारत को एक निष्पक्ष राय रखनी। अरे हम है सिग्नेटरी क्या? नहीं, हम नहीं है। तो लेकिन जब हम नहीं है तो मुद्दा गलत हो गया। नहीं देखिए, हम नहीं है तो सही है, इजराइल नहीं है तो गलत है। सुधांशु द्विवेदी जी, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी भारत की, आपकी सरकार ने। आपने सॉवरेनिटी सरेंडर कर दी, आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सरेंडर कर दी। क्या बात करते हैं आपको बोलने का हक नहीं है। आपने कह दिया ना कोई यहां आया है ना यहां कोई घुसा है। तब तो आपने चाइना को मजबूरी में मैं फिर जब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, हम कहते थे प्रधानमंत्री से कि आप अमेरिका से बात कीजिए, उसने हमको बाहर कर दिया। 2 महीने बाद प्रधानमंत्री ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। अरे साहस क्यों नहीं जुटाया? हमारे नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भेजा, तब आपने मुंह नहीं खोला। आपको बोलना तो पड़ेगा, भारत के हित में बोलना। आपका दोस्त है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी साहब ट्रंप साहब, लेकिन ये कैसी दोस्ती है? कॉम्प्रोमाइज दोस्ती। अभय दुबे जी सही बोल रहे हैं
या इनके वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, वो तो कह रहे हैं बड़ी परिपक्व नीति है भारत की। कैसी परिपक्व नीति बताइए ना। आपके बड़े नेता हैं, कार्रवाई करिए अपने नेता पे। ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। बारी बारी से अभय जी, एक तो युद्ध पर टॉपिक से भाग गए सारे, टॉपिक पर बात। शशि थरूर कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत सही है, और सरेंडर क्या होता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड चेक। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू कैनेडी को लेटर लिखते हैं, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने डिक्लासिफाइड कर दिया। वो कहते हैं अमेरिका से B2 बॉम्बर का एक्सपर्ट चाहिए, उन्हीं के टेक्नीशियन होंगे, उन्हीं के पायलट होंगे, उन्हीं के रडार होंगे। शाउटिंग बैच मत बनाइए, बारी बारी से, बारी एक मिनट सर, पूरा जो बोलना बोलिएगा। और मैं कह रहा हूं, और वो लेटर जब कैनेडी को देने के लिए उस समय भारत के अमेरिका में राजदूत जो थे बीके नेहरू, जो खुद चाचा नेहरू के असली भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है कि वो इतना अपमानजनक लेटर था कि हम अपनी एयरफोर्स की कमांड दे रहे थे। में आज आइए यहाँ रोने को नहीं, चौहान ने कहा कि हमारे विमानों का नुकसान, अभी आज तक के बहुत सारे डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे हाथ बांध दिए थे भारत की। अरे भाई एक देश, एक मिनट, आयु जाफरी साहब, अरे भाई एक देश दुनिया का विनाश करने पे अड़ा हुआ है और दूसरा देश कह रहा कि विनाश करते जाओ, मैं अटका रहूंगा। आज दुनिया को आवश्यकता है एक पीस रेजोल्यूशन की, सीज फायर रेजोल्यूशन की, बिकॉज दुनिया तबाह हो रही है। हम छोटी छोटी बातों पे कर रहे हैं, आज दुनिया तबाह हो रही है एक लड़ाई में जो बिल्कुल अमेरिका ने स्टार्ट की, और ईरान अब अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। पीस क्यों नहीं देख रहे ईरानियन? तेरे दोस्तों ईरानियन इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये तो शांति का संदेश है। इजराइल को कोई खतरा नहीं है, इजराइल इज ए पावर, इज ए मिलिट्री पावर, इजराइल इज ए मिलिट्री पावर। पर आतंकी घटनाएं तो होती है ना जनरल दयाल, आतंकी घटनाएं होती है, बिल्कुल हुई है, भारत में होता है ना, हमें तो दर्द पता होना चाहिए और बंद करना चाहिए।